नमस्कार दोस्तों, मैं एनके ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र। और उसी का एक दूसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है जिसका नाम है संवैधानिक दर्शन, प्रस्तावना और संविधान की विशेषता। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लेना। उसके बाद ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस पे भी हमने मौलिक अधिकार पूरा डिटेल्स में पढ़ लिया है। तो मौलिक अधिकार अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख लीजिए। चाहे चैनल के प्ले लिस्ट में वो सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो वो भी आप जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, चाहे पहले हमने जितना पढ़ लिया उसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है और उससे आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारा नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा और सारे दे भी दिए गए हैं। तो उसका भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसे ज्वाइन करिए और अपना उसका भी लाभ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिया, आज हम ये पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार आप एक बार देख लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। उसके बाद क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका स्वरूप क्या है भारतीय संविधान में, और ये कहाँ से लिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन सी बातें कही गई है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर किया गया है, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसको लेके क्या विवाद है। तो पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इसकी हम परिचय देखेंगे। परिचय चाहे जिसको हम भूमिका कहते हैं, भूमिका सबसे पहले पढ़ेंगे इसका। तो भूमिका मैं जब बोलूँगा लिखने के लिए तब आपको लिखना है, लेकिन उससे पहले कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या है थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जब लेकिन बोलने के लिए, जब लिखने के लिए बोलूँगा वहाँ से आपको लिखना है। तो पहले ये बताता हूँ कि जब भारतीय संविधान जब बन रहा था तो उस समय क्या थी कि मौलिक अधिकार देने की बात आई। जब भारतीय संविधान शुरू हुआ तो मौलिक अधिकार के लिए भी एक समिति बनी हुई थी जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि संविधान कई समितियों के माध्यम से काम कर, संविधान में अलग अलग काम बटा हुआ था, उसमें से एक काम था मौलिक अधिकारों पे काम करना। मौलिक अधिकार कौन कौन से होंगे उस पर भी एक काम करने के लिए समिति बनाई गई थी, और उस समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफ़ी वादे किए थे कि अगर हम आज़ाद होते हैं तो लोगों को ये सारे अधिकार मिलेंगे जो अंग्रेज हमें नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या था कि आज़ादी हमें मिलने वाली थी, संविधान लिखा जा रहा था, तो उसमें हम कौन कौन से अपने लोगों को अधिकार देंगे, ये हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक चैलेंज था। क्योंकि अधिकारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हुई थी कि ये भी अधिकार मिलना चाहिए, तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो गई। और उस समय के परिस्थितियों के अनुसार, चाहे उस समय हम इतने मजबूत नहीं थे आर्थिक रूप से कि वो सारे अधिकार लोगों को दिए जा सकते थे। इसलिए क्या हुआ कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि जो अधिकार बिल्कुल ही ज़रूरी है, जिसके बिना व्यक्ति का काम नहीं चल सकता, उन अधिकारों को एक लिस्ट बनाया, और जो थोड़े कम जरूरी के थे, जिसको बाद में देने के बाद भी हो सकता था, काम चल सकता था, उसको दूसरे साइड में रखा। तो जो बिल्कुल ही ज़रूरी थे कि इसके बिना व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, उस अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया। और उसके साथ ये व्यवस्था की गई कि अगर इन अधिकारों की पूर्ति नहीं होती है, सरकार इसकी पूर्ति नहीं कर पाती है, तो व्यक्ति न्यायालय के शरण में जा सकता है, व्यक्ति न्यायालय में जा कह सकता है कि ये अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं, तो उसको कहा गया मौलिक अधिकार। दूसरा, जो कम जरूरी के थे उसके लिए कहा गया कि भविष्य में सरकारों को निर्देश दिए गए, जितने भी राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकारें हैं उनको निर्देश दिए गए, आदेश दिए गए कि आगे जैसे जैसे आपकी स्थिति सही होगी वैसे वैसे आप इन चीज़ों पे कानून बनाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए आप कानून बनाएंगे। इसलिए ये भविष्य में सरकारों को निर्देश दिए गए, इसलिए इसका नाम रखा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये भी कहा गया कि अगर राज्य इसकी पूर्ति नहीं करती है, आगे चल के राज्य इस पे काम नहीं करती है, तो हम इस पे न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते,
हम केस नहीं कर सकते कि राज्य हमारे लिए काम ये चीज़ों को पूरा नहीं कर रही है। तो मौलिक अधिकार इसमें एक तो अंतर यही आया कि जो मौलिक अधिकार है वो पूरा नहीं होता है, हमें नहीं मिलता, तो हम न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, उसके लिए हम केस कर सकते हैं। तो इसको कहा गया कि मौलिक अधिकार क्या है, न्याय योग्य है चाहे वाद्य योग्य है, वाद्य योग्य है, इसको न्याय योग्य या वाद्य योग्य भी कहा जाता है कि मौलिक अधिकार की पूर्ति नहीं हुई तो हम न्यायालय में जा सकते हैं और ये वाद्य योग्य है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर पूर्ति नहीं होगी तो हम उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, वो वाद्य योग्य नहीं, हम उसके लिए केस नहीं कर सकते। तो ये हमारा कहलाया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भविष्य में राज्यों को, सरकारों को निर्देश दिए गए। हमारे जो भारतीय संविधान निर्माता थे उनके सामने दो तरह के आदर्श थे। एक आदर्श कि वो भारत को लोकतंत्र बना के लोगों को राजनीतिक अधिकार देना चाहते थे। पहला आदर्श क्या था कि भारत को लोकतांत्रिक घोषित करके भारतीय नागरिकों को राजनीतिक अधिकार देना चाहते थे। और दूसरा अधिकार था कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाए और लोगों को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, मतलब सरकार को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए मतलब प्रोत्साहित करें। तो ये दो आदर्श थे। पहला कि वो भारत को लोकतांत्रिक बनाकर और लोगों को राजनीतिक अधिकार देना चाहते थे, और दूसरा कि कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। तो लोकतंत्र के माध्यम से जो लोगों को राजनीतिक अधिकार देना चाहते थे वो मौलिक अधिकार के माध्यम से दिए, और जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से किया गया। तो इस तरह से दोनों भाग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, और इसका स्वप्न भारतीय संविधान निर्माताओं ने देखा था। जैसे हम कहते हैं कि जो प्रस्तावना है संविधान की, वो जो प्रस्तावना है वो संविधान का चाबी है, कुंजी है। तो ऐसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी एक ऐसा आदर्श था जिसको हृदय में लिए हुए भारतीय संविधान निर्माता भारत को सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र बनाने की स्वप्न देख रहे थे, सपना देख रहे थे। तो ये सारी इसकी जो बैकग्राउंड है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे क्या कहानी थी, यही है। तो अब हम देखेंगे भूमिका, हम इसको भूमिका में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, पहले विश्व युद्ध के बाद सबसे पहले आयरलैंड ने अपने संविधान में अपनाया। आयरलैंड ने अपने संविधान में सबसे पहले इसको अपनाया, पहले विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसको म्यांमार, या उस समय इसको बर्मा कहा जाता था, उसने अपनाया। और लोकतांत्रिक देशों में जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, उसने इसके बाद भारत को ने इसको अपनाया। तो भारत ने ही किससे अपनाया, आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। उसके बाद भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना जिसने अपने संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया है। तो भूमिका में आपको लिखना क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, कुछ भी लिख सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्र और राज्य को सरकारों को दिए गए निर्देश है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्र या राज्य की सरकारों को दिए गए निर्देश है। ये न्याय योग्य नहीं है, यदि, उसके बाद लिखेंगे, यदि यह न्याय योग्य नहीं है फिर भी देश के प्रशासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह न्याय योग्य नहीं है फिर भी देश के प्रशासन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इसका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करके समाजवादी और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करके सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, और
भारतीय संविधान में इसको शामिल करने के लिए तेज बहादुर सप्रू सप्रू के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व तैयार किए गए थे। भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए तेज बहादुर सप्रू के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तैयार किए गए और संविधान के जो सलाहकार थे BN राव, उन्होंने इसको संविधान में शामिल किया। उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको भूमिका में लिखना है, जो भी मैंने अभी बताया ये सारी चीज़ आपका ये भूमिका होगा। और भूमिका लिखने के बाद हम इसका अब देखेंगे कि ये परिचय में हम क्या लिख सकते हैं। इसका स्वरूप देखेंगे, पहले मौलिक अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप देखेंगे, इसका स्वरूप कैसा है, मतलब इसका रूप कैसा है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप, तो एक और हेडिंग आप बना लेंगे भूमिका के बाद कि इसका स्वरूप कैसा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप कैसा है। निर्देशक तत्वों का स्वरूप का मतलब होता है नेचर होता है, इसका नेचर क्या है, निर्देशक तत्वों का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले कि इसके स्वरूप निम्न है, कई सारे पॉइंट्स इसमें लिखेंगे। तो पहला जो आपको पॉइंट्स लिखना है इसके स्वरूप में वो ये कि ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। तो पहला आपको पॉइंट यही लिखना है कि ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। तो ये हेडिंग बना के इसमें 2-3 लाइन आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के द्वारा भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है, लेकिन लोकतंत्र का अर्थ अक्सर राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में लिया जाता है। लोकतंत्र का अर्थ अक्सर राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में लिया जाता है और लोग उसके माध्यम से लोगों को सारे राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार देने की गारंटी कौन लेता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है वो क्या है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। तो पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे राज्य को आदेश देता है, राज्य को आदेश देता है। इसका मतलब है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो राज्य को कुछ करने का आदेश देता है। कुछ करने का आदेश मतलब लोगों के कल्याण के लिए कुछ नीति या कानून बनाने का ये आदेश देता है। तो इसमें ये लिखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकारों को लोगों को कल्याण के लिए कुछ नीति बनाने का आदेश देता है। इसके बाद ये लिखेंगे कि यह किसी निश्चित विचारधारा के साथ नहीं बंधा हुआ है, यह किसी निश्चित विचारधारा के साथ यह किसी निश्चित विचारधारा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, यह किसी निश्चित विचारधारा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि विचारधारा क्या है, या समाजवादी या पूंजीवादी। तो पूंजीवाद हो या साम्यवाद हो, किसी भी विचारधारा के माध्यम से इसकी पूर्ति किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति किसी भी विचारधारा के माध्यम से किया जा सकता है, जो चाहे वो समाजवादी देश हो, चाहे वो पूंजीवादी देश हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो।
किसी भी माध्यम से इसकी पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि ये किसी निश्चित विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ये कहते कि समाजवाद के साथ जुड़ा हुआ है तो समाजवाद में ही पूर्ति होती। तो लिखना क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी खास विचारधारा के साथ नहीं जुड़ा हुआ है और इसकी पूर्ति किसी भी विचारधारा के माध्यम से किया जा सकता है, चाहे वो विचारधारा पूंजीवाद हो, चाहे साम्यवाद हो, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, किसी भी माध्यम से इसकी पूर्ति की जा सकती है। अगला लिखेंगे कि यह न्याय या वाद्य योग्य नहीं है। यह वाद्य योग्य या इसकी जगह न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं है, कुछ भी आप लिख लेंगे, वाद्य योग्य या न्याय योग्य नहीं है। तो अगला इसका जो स्वरूप है ये कि ये न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति नहीं होती है, अगर सरकार आपके भलाई के लिए काम नहीं करती है, तो आप न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते, आप केस नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि ये न्याय योग्य नहीं है। सरकार पे आप दबाव नहीं डाल सकते कि वो आपके भले के लिए काम करे। अगर वो नहीं करती है तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि ये न्याय योग्य नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे इसमें उसके बाद लिखेंगे कि इसका स्वरूप व्यापक है। इसका स्वरूप क्या है? व्यापक है। व्यापक का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है, क्योंकि ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को तो आदेश देता ही है कुछ करने के लिए, और इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात भी करता है। तो इस तरह से इसका जो स्वरूप हो काफ़ी व्यापक है, काफ़ी फैला हुआ है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात भी करता है। तो इसमें ये लिखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का या सिद्धांत का जो स्वरूप है काफ़ी व्यापक है, और एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार को तो आदेश देता ही है, साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात भी करता है। तो इस तरह से इसका स्वरूप व्यापक है। उसके बाद एक और लिखेंगे इसमें कि इसमें अधिकार और कर्तव्यों का समावेश है। इसमें अधिकार और कर्तव्यों का समावेश है। समावेश का मतलब होता है कि दोनों का समन्वय, दोनों इसमें शामिल है। जैसे अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखें तो जो आर्टिकल 41 है, 41 अनुच्छेद है, उसमें कहा गया है कि काम का अधिकार, मतलब कुछ दशाओं में व्यक्ति काम का अधिकार मांग सकता है। वैसे ही 47 में कहा गया है, अनुच्छेद 47 में, कि राज्य के कर्तव्य है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के मतलब भलाई के लिए कार्य करे, व्यक्ति के विकास के लिए काम करे, उसके लिए पोषाहार की व्यवस्था करे। तो जो 41 है वो अधिकार की बात करता है कि राज्य का है, मतलब राज्य से लोग ये अधिकार मांग सकते हैं सरकार से। लेकिन 47 में इसके कर्तव्य को भी बताया गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो लोगों के अभिव्यक्ति के लिए, विकास के लिए काम करे। तो इस तरह से इसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों शामिल है, दोनों का समावेश है। तो इसमें लिखने क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अधिकार और कर्तव्य दोनों का समावेश है। जहां एक साइड अनुच्छेद 41 के तहत व्यक्ति कुछ दशाओं में काम का अधिकार मांग सकता है, वही अनुच्छेद 47 में कहा गया कि राज्य का एक कर्तव्य है कि वो लोगों की अभिवृद्धि के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के कल्याण के लिए, विकास के लिए कार्य करें। तो इस प्रकार से आप ये मौलिक अधिकारों का स्वरूप, इसमें आपको इतना ही लिखना है कि ये मौलिक अधिकार के स्वरूप है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हमने दो चीज़ें देख लिया है, एक तो इसका परिचय क्या लिखना है और दूसरा कि इसका स्वरूप क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के स्वरूप
क्या है। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे इसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है और उसका जो समाजवादी, गांधीवादी और जो उदारवादी में वर्गीकरण किया गया है वो क्या है। उसके बाद हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये समझ आए तो आप बिल्कुल आप नोट्स बनाओ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दोस्तों तक पहुंचाओ और वीडियो को लाइक भी करो और कमेंट करके बताओ कि अगर कोई दिक्कत है तो कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, चाहे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यही बताना है। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।